बच्चों, आज हम हमारा जो सेकंड पेपर है जेनेटिक्स का, उसमें से हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संख्या क्या होती है, उसका जनरल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में आगे जब हम जेनेटिक्स की और चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम जो है वो वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएँ होती है, किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम सारी चीज़ें जो जानेंगे वो क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक को हम कहते हैं क्रोमा और दूसरा कहलाता है सोमा। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं। क्रोमा से तात्पर्य होता है कोई भी चीज़ जिसमें रंग हो या रंगीन हो, उसे हम क्रोमा कहते हैं। और कोई भी आकृति, आकार, संरचना, उसको हम सोमा कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो उसको बॉडी कहते हैं। तो क्रोमोसोम शब्द जो है रंगीन संरचना, जिसको कि हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता है। जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पे जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और क्रोमोसोम जो हैं उन दोनों में एक विशिष्ट अंतर होता है। हालांकि दोनों की रचना जो है या संरचना जो है वह धागे के समान होती है, परंतु उन दोनों की रासायनिक संगठन में एक बड़ा अंतर होता है। क्योंकि जब हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह सिर्फ डीएनए का मिल के बना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो हम कहते हैं कि उसमें उस डीएनए के साथ में या आनुवंशिक पदार्थ के साथ में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो मिल के उसकी एक कुंडलित संरचना बनाते हैं, और वो कुंडलित संरचना जो है वह क्रोमोसोम का आकार ले लेती है। एक अंतर और हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के साथ में कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है वह नग्न अवस्था में पाया जाता है, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, वो किसी भी कोशिका में बंधा हुआ नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के लिए जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वह केंद्रक में पाए जाते हैं, और केंद्रक जो है जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, झिल्ली के अंदर बंधी हुई एक कोशिकांग है। दो झिल्ली होती है इसके अंदर, एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। जब हम केंद्रक की संरचना पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली इसके साथ में पाई जाती है। क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है, वह डीएनए हमारी आनुवांशिक लक्षणों को वाहक होता है, और वो वाहक जो है या जो आनुवांशिक लक्षणों को निरूपित करने वाला डीएनए का हिस्सा जो है वो कहलाता है जीन। सामान्यतः अगर हम कोशिका के अंदर देखें तो कोशिका में हमको क्रोमोसोम सीधे दिखाई नहीं देते। क्रोमोसोम जो है वो हमको कोशिका विभाजन के विशिष्ट प्राव होता है, जिसको कि हम मध्यावस्था या मेटाफेज स्टेज कहते हैं। मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय वे जो है वो अकुंडलित आकार के होते हैं और उसके अंदर वो दिखाई देते हैं। और प्रत्येक जीव के अंदर क्रोमोसोम की संख्या, उसका आकार, उसकी आकृति जो है वह निश्चित होती है, और इसके कारण उस जीव की पहचान भी होती है। जब क्रोमोसोम के आधार पे जीवों की पहचान की जाती है या उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो वह साइटोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है कि उसके अंदर हम क्रोमोसोम की पहचान के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि क्रोमोसोम का जो विकास है या उसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुई, और उसके उत्पत्ति की बात तो नहीं करेंगे कि इसका विकास विकास अर्थात उसको किस किस वैज्ञानिक ने खोजा और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आज तक हमें ज्ञात है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम सन 1875 में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसकी खोज की। उसके पश्चात 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को जो है वो कोशिका विभाजन के समय नोटिस किया। उन्होंने पाया कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम जो है वो धागे के समान संरचना दिखाई देता है, और प्रॉब्ली शायद उन्होंने मेटाफेज अवस्था में देखा होगा, क्योंकि हम एक चीज़ कही कि इंटरफेज अवस्था में क्रोमोसोम जो है, क्योंकि सामान्यतः जितनी कोशिकाएं हैं हमारी, जो कोशिका विभाजन नहीं होता तो सारी कोशिकाएं जो हैं वो इंटरफेज अवस्था के अंदर होती है। उसके पश्चात जो चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन अवस्थाओं में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, लेकिन हर एक अवस्था में जो है वो क्रोमोसोम अलग अलग
प्रकार से दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे सुस्पष्ट क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। तो शायद फ्लेमिंग ने मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम की स्टडी की होगी और तभी उन्होंने कहा कि ये धागे की समान संरचना दिखाई देती है। उसके बाद बेंडेन एंड बावेरी ने 1887 में ये रिपोर्ट किया कि हर जीव के अंदर जो है वो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो निश्चित होती है। ये ऐसा हमने पिछली स्लाइड में भी कहा। हमने ये कहा था कि प्रत्येक जीव के अंदर जो है वो कोशिका की संख्या क्रोमोसोम की संख्या जो है वो निश्चित होती है। मनुष्य में अलग होती है, जैसा हमने कहा कि 23 जोड़े होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसी प्रकार से नीम में अलग हो सकती है, मक्का में अलग हो सकती, गाय में अलग हो सकती, बकरी में अलग हो सकती, सब में अलग अलग संख्या होती है। परंतु इस बात की भी प्रबल संभावना है, बल्कि प्रबल संभावना क्या कि ऐसा होता भी है कि प्रत्येक जीव के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या पाई जा रही है, अर्थात अगर मैं मनुष्य में कहूँ कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो 46 क्रोमोसोम किसी अन्य जीव में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन उनके आकार और आकृति जो है वह भिन्न भिन्न होगी। ऐसा नहीं होगा कि उनके सारे क्रोमोसोम जो हैं बिल्कुल 100% एक जैसे होंगे। उसके बाद सन 1888 में वाल्डेर नामक साइंटिस्ट ने पहली बार इनको क्रोमोसोम के नाम से पुकारा था। उसके बाद 1902 में शटन एंड बावेरी ने कहा कि क्रोमोसोम जो है वह आनुवंशिक लक्षणों के वाहक है, और आनुवंशिक लक्षणों के वाहक वाली संरचना जो है उसको उन्होंने क्रोमोसोम कहा। तो पहली बार ये माना गया कि क्रोमोसोम एक संरचना है जो कि आनुवंशिक लक्षणों का वहन करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वह सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों में पाए जाते हैं अर्थात उनकी जो संख्या है वह पेयर्स में होती है, क्योंकि हमने कहा कि जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी हैं या 46 होते हैं। जोड़ी अर्थात एक का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा होता है, तो वो दो की संख्या में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। और जब ये पेयर्स में पाए जाते हैं तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम अर्थात समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र शायद इसलिए क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से है, अतः इनका नाम समजात, एक जीव में, सब में नहीं, एक ही जीव में उत्पत्ति एक ही जात से है, तो इसलिए इनको समजात कहा। जब हम समजात गुणसूत्र की बात करते हैं तो हम दो टर्म्स का बड़ा उपयोग करते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि इसकी विपरीत है। सिस्टर क्रोमेटिड जो है जिसमें क्रोमोसोम स्वयं अपने आप को डुप्लीकेट कर ले, अपना प्रतिलिपिकरण स्वयं कर ले, तो वो जो है वह कहलाता है सिस्टर क्रोमेटिड। और उनके अंदर पाए जाने वाले अलील जो हैं, अलील जो होता है वो एक क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले, किसी क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों की कॉपी है। वो जो है वो अलील जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो वो जो है वो डिफरेंट अलील्स रख सकते हैं। उनका जो अ, संयुग्मन के द्वारा जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो है वो निर्माण हो सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसा हमने कहा कि एक ही जैसे जीन रखते हैं और पेरेंटल सोर्स जो है उनका एक होता है कि उसके अंदर एक नर से और एक मादा से प्राप्त होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं उसके अंदर जो हमने कहा कि डिफरेंट वर्जन होते हैं किसी भी जीन के, वो डिफरेंट वर्जन जो है वो अलील है। अगली स्लाइड में हम अलील के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो वो जो है वो दो होते हैं। तो उसके अंदर सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अलील जो है वो अलग अलग प्रकार के, उसमें से एक जो है वो प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, जिसको रिसेसिव और डोमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अगली स्लाइड में जब हम बात करेंगे तो अलील्स के सारे लक्षणों की बात करेंगे कि कैसे रिसेसिव और कैसे डोमिनेंट होता है। और सामान्यतः अगर जब हम अलील की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन, कि किसी भी जीन के जो है वो अल्टरनेट फॉर्म होती है। अल्टरनेट फॉर्म होती है अर्थात कि हमने कहा कि अगर कोई चीज़ x है तो उसकी अल्टरनेट फॉर्म जो है वो x1 हो जाएगी। x और x1 जो है वो करीब करीब एक समान चीज़ होती है, बट वैरायटी होती है उनके अंदर। वैरायटी जो होती है वो एक सेम पोजीशन पे होती है, जीन के सेम पोजीशन पे होती है, उनका लोसाई या एक ही क्रोमोसोम के अंदर होती है, तो इसी नाम अलील रखा। मनुष्य की या किसी और जीव की यूकेरियोट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर पाई जाने वाली जितनी सोमेटिक सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, सेक्स सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, एग और स्पर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन शरीर का निर्माण करने वाली अन्य कोशिकाएं जो हैं, वो कोशिकाएं जो हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाती है। और वो सारी सारी जो है वो डिप्लॉयड होती हैं। और हर डिप्लॉयड सेल के अंदर दो अलील पाए जाते हैं, और एक अलील जो है उनमें से एक अलील माता के द्वारा और एक अलील पिता के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम
संयुग्मन की बात करते हैं, जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड जब फ्यूज़ होते हैं तो वापस डिप्लॉइड की संरचना का निर्माण होता है। तो उसमें से एक हिस्सा माता के द्वारा और एक हिस्सा पिता के द्वारा। होमोजाइगस जो हैं उनके अंदर हमने कहा कि एलील जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, और हेट्रोजाइगस में जो है वो एलील जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। एलील जो हैं वो किसी भी जीव के फिनोटाइप को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यहाँ एक नया शब्द हमने काम लिया जिसको कि हमने कहा फिनोटाइप। फिनोटाइप से तात्पर्य क्या है? फिनोटाइप से हमारा तात्पर्य यह होता है कि फिनोटाइप जो है वह बाहर दिखने वाला जो लक्षण होता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जंतु की आनुवंशिक संरचना जो होती है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो बाहर की तरफ लक्षण दिखता है उसको हम फिनोटाइप करते हैं। अर्थात किसी का रंग गोरा है तो वो एक फिनोटाइप है, किसी का रंग काला है तो वो फिनोटाइप है, कोई लंबा है कोई नाटा है। तो ये जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं ये सारे सारे जो है वो फिनोटाइप कहलाते हैं। इसके साथ हमने जो पिछली स्लाइड में भी कहा था कि जो अलील है उनमें से एक अलील जो है वो अल्टरनेट फॉर्म जो होती है उसमें से हम उसको कहते हैं, एक को कहते हैं डोमिनेंट और दूसरे को हम कहते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट अर्थात वह अलील जो कि प्रभावी हो, जो कि अपना प्रभाव डालता हो, वो कहलाता है डोमिनेंट। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव, अर्थात जो अप्रभावी है, जिसका कि प्रभाव नहीं दिखाई देता, तो उसको हम कहते हैं अप्रभावी। डोमिनेंट और रिसेसिव की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डोमिनेंट तो अपना प्रभाव तब भी डाल देता है जब वह हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, लेकिन रिसेसिव को अपना प्रभाव दिखाने के लिए या अपना फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाने के लिए उसको होमोजाइगस कंडीशन में होना आवश्यक है। तो रिसेसिव तभी प्रकट होगा जब वो होमोजाइगस में है, और डोमिनेंट जो है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में जो है वो प्रकट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो अलील के साथ में चलती हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम टाइप्स की बात करें तो हमने कहा कि क्रोमोसोम जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो औतिक कोशिका हो चाहे वह सेक्स सेल हो या जर्म सेल हो, उसके अंदर जो है क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोसोम कहलाते हैं ऑटोसोम और दूसरे वाले कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम वे होते हैं जो कि करीब करीब सारे सोमेटिक कैरेक्टर्स को, अर्थात वे सारे लक्षण जो कि हमको बाहर से दिखाई देते हैं एक्सेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के, या वे लक्षण जो कि सेक्स के साथ जुड़े हुए नहीं हैं या लिंग के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन लक्षणों को प्रकट करते हैं, तो वो सारे सारे कहलाते हैं ऑटोसोम्स। जबकि दूसरा वाला अगर हम बात कहें तो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भी शामिल होते हैं, और सेक्स के साथ जुड़े हुए जो लक्षण हैं उनको भी जो प्रकट करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम करते हैं, और इनको कई बार जो है हम इसका अल्टरनेट नाम जो लेते हैं वो गोनोसोम। गोनोसोम सामान्यतया बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि ये एक ऑब्सोलेट या पुरातन प्रकार की एक टर्म है, क्योंकि गोनाड से निकला है गोनोसोम, तो वहाँ जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं इसलिए उसका नाम गोनोसोम रख दिया। जब हम इनकी बात करते हैं कि किस तरीके के सेक्स क्रोमोसोम है तो इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं होमोगैमेटिक और दूसरा हम कहते हैं हेट्रोगैमेटिक। होमोगैमेटिक अर्थात एक्स एक्स प्रकार का या जेड जेड प्रकार का, क्योंकि जब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्स टाइप और जेड एक्स वाई टाइप एंड जेड डब्ल्यू टाइप जो है वो एक प्रकार है। हेट्रोगैमेटिक जिसके अंदर की दो अलग अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाए। मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्स और वाई प्रकार के हेट्रोसोम्स पाए जाते हैं। एक्स और वाई प्रकार के हेट्रोसोम पाए जाते हैं, अर्थात उसके अंदर जो है एक लिंग का निर्धारण जो है वो एक्स और वाई के द्वारा होता है। अगर हम मनुष्यों में स्त्रियों की बात करें तो उसमें दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात स्त्रियां जो हैं मनुष्यों में वह होमोगैमेटिक हुई कि उनमें दो एक्स प्रकार के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो वो तो हुई होमोगैमेटिक। लेकिन मेल्स जो हैं या पुरुष जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, अर्थात उनमें एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम जो है वो दोनों अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं, एक एक्स पाया जा रहा है और दूसरा वाई पाया जा रहा है, तो उसके आधार पर वो क्या हो गई, हेट्रोगैमेटिक हो गए। लेकिन अगर हम पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में मनुष्यों का ठीक उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? जहां हमने मनुष्यों में कहा कि फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, अर्थात दोनों में एक्स एक्स पाया जाता है, तो पक्षियों में जो है वो फीमेल जो होती है वो जेड डब्ल्यू होती है, अर्थात एक जेड क्रोमोसोम होता है और दूसरा होता है डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर होता है, मेल्स जो हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं पक्षियों में। तो ये एक अंतर पाया जाता है उसके अंदर। अगर हम मार्फोलॉजी की बात करें कि क्रोमोसोम के दूसरे हिस्से की बात करें तो दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर।
तो नंबर की जब हम बात करते हैं तो हर एक का एक यूनिक नंबर होता है क्रोमोसोम का, जो कि हमने कहा, और हैप्लॉइड नंबर कहलाता है कि हर जीव के अंदर जो है वो हैप्लॉइड नंबर होता है। वो हैप्लॉइड नंबर जो है उनकी जर्म सेल के द्वारा या सेक्स सेल के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे मनुष्यों में हमने कहा कि 23 जो है वो उसका एन नंबर है हैप्लॉइड। और लेकिन जब हम उसके अंदर सोमेटिक कोशिकाओं की बात करें या औतिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो उसमें 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, दैट इज ऑलवेज 2n। कई बार कई कोशिकाओं में जो है वह एन से ज़्यादा भी हो सकता है। और जब भी हम क्रोमोसोम सेट की बात करते हैं तो उसके पीछे हम प्रत्यय के रूप में प्लॉइड लगा देते हैं। जैसा हमने कहा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एक, डिप्लॉइड 2 सेट, ट्रिप्लॉइड 3 सेट, टेट्राप्लॉइड 4 सेट। तो इस तरीके की जब स्थिति होती है तो हम जो है वो क्रोमोसोम के जो संख्या है हैप्लॉइड 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4 और इसके पीछे अगर प्लॉइड लगा दिया तो उससे हमको अंदाज़ा होता है या उससे हमको पता चलता है कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम के सेट थे। तो इस तरीके से उसके अंदर हो सकता है। नंबर जो है, जैसा हमने कहा कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है वो वेरी करता है, अर्थात अलग स्पीशीज़ में अलग होगा, दूसरे के अंदर अलग होगा। सामान्यतः हम किसी भी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल में, एकक में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या, सभी जीवों में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो समान होती है। कई बार किसी कारण से, म्यूटेशन के कारण या नॉन डिसजंक्शन के कारण या कोई कोशिका विभाजन में कोई खराबी आ जाए तो उसके कारण हो सकता है कि उसके अंदर जो है किसी एकक के अंदर या किसी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन आ जाए, और वो परिवर्तन जो है वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के रूप में हमको दिखाई देता है। लेकिन सामान्यतः उनके अंदर जो है वो संख्या जो है वो समान रहती है स्पीशीज़ के सभी जीवों। साइज़ की बात करें हम, क्रोमोसोम जो है उनका आकार जो है वह इंटरफेज अवस्था में नहीं नापा जाता, और सामान्यतः जब क्रोमोसोम का आकार नापा जाता है वह उनकी मेटाफेज अवस्था में नापा जाता है। मेटाफेज अवस्था में क्यों नापा जाता है? मेटाफेज अवस्था में नापने का एक बड़ा कारण ये है कि मेटाफेज का अवस्था में सारे क्रोमोसोम जो है वो पूर्णतया अकुंडलित अवस्था में होते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम दूसरी अवस्थाओं की बात करें और स्पेशली इंटरफेस की बात करूं तो उसमें तो बिल्कुल ही कुंडलित अवस्था में होते हैं, और हम उसमें क्रोमोसोम को इन्फर भी नहीं कर सकते कि हमको क्रोमोसोम किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। जब हम इस इन्फर नहीं कर सकते कि किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं तो हम उसकी आकृति को या उसकी माप को भी नहीं ले सकते। इनका आकार जो है 25 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो आकार में बड़ा वेरिएशन पाया जा रहा है कि अगर मैं यहाँ कहूँ तो जहाँ पे 0.25 माइक्रोमीटर है किसी कवक के अंदर, और ट्रिलियम बर्ड्स में जो है वो करीब 30 माइक्रोमीटर तक का भी पाया जाता है, तो करीब इनके अंदर जो अंतर है वह अंतर जो है करीब 120 गुना है कि इनके आकार में इतना अंतर होता है। मनुष्यों का जो क्रोमोसोम का साइज़ है वो 8 से 12 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ड्रोसोफिला जो फल मक्खी है उसमें 3 माइक्रोमीटर, और मनुष्यों में 5 माइक्रोमीटर, और मक्के में, जैसा मैंने पहले कहा, गलत बोल गया था मैं, कि 8 से 12 माइक्रोमीटर जो है वो मनुष्यों में पाया जाता है, मनुष्यों में 5 माइक्रोमीटर, परंतु मक्के के अंदर जो है वो 8 से 12 माइक्रोमीटर का पाया जाता है। एक बड़ी अच्छी सी बात कहूँ या कुछ अलग हट के चीज़ है कि वे क्रोमोसोम या वे जीव जिनमें कि क्रोमोसोम की संख्या कम होती है उनके क्रोमोसोम का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जिन जीवों में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा है उनमें क्रोमोसोम का आकार जो है वह छोटा होता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि क्रोमोसोम जो है वह सिर्फ केंद्रक के अंदर पाए जा रहे हैं, और केंद्रक का आकार निश्चित है। और जब केंद्रक का आकार निश्चित है, कोशिका का आकार निश्चित है, तो केंद्रक और कोशिका का आकार निश्चित होने के कारण उसके अंदर जो है समाये जाने वाले क्रोमोसोम जो है वह अगर ज़्यादा संख्या में होंगे तो ऑब्वियसली उनका आकार छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कम स्थान पे ज़्यादा चीज़ों को रखना चाहते हैं तो उनका आकार छोटा करना पड़ेगा, और कम स्थान पे कम चीज़ों को रखना चाहते हैं तो उनका आकार बड़ा हो सकता है। तो इस कारण से जो है वो ये हो सकता है। प्लस हर जीव में पाए जाने वाला क्रोमोसोम जो है उसके अंदर सभी क्रोमोसोम का आकार समान नहीं होता। वो सारे क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग आकार और प्रकार के हो सकते हैं, और जब आकार और प्रकार के हो सकते हैं तो उसको हम शेप के आधार पे जो है वो बांटते हैं। और क्रोमोसोम का शेप जो है या उसकी आकृति जो है वह कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में या कोशिका की अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है कि वो अलग अवस्था में दिखते हैं।
सामान्यतः जब हम कहते हैं कि इंटरफेस से जब अवस्था होती है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम हैं हमको पतले, कॉइल्ड, इलास्टिक धागे के समान दिखाई देते हैं। मेटाफेज और एनाफेज में जो है क्रोमोसोम जो है मोटे और थोड़े फिलामेंटस या धागे के समान ज़्यादा हो जाते हैं। और हर क्रोमोसोम जो है उसके अंदर एक स्पष्ट संरचना होती है जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। वो काइनेटोकोर जो है वो क्रोमोसोम को विशेषता भी प्रदान करता है और उस विशेषता के कारण जो है क्रोमोसोम या उस सेंट्रोमियर के कारण जो है वो क्रोमोसोम जो है वो दो स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाता है। और जब वो दो स्पष्ट भागों में विभक्त होता है तो वो जो अलग अलग भाग होते हैं क्रोमोसोम को उसको हम क्रोमोसोम की भुजा कहते हैं। और इसके आधार पे जो है वो जो सेंट्रोमियर की उपस्थिति है उसके आधार पे जो है वो क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के विभाजित या अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसको हम टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक के नाम से पहचानते हैं। टीलोसेंट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो वो जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो है बिल्कुल किनारे पे लगा रहता है, अर्थात उसमें एक ही भुजा दिखाई देती है और इस तरीके का जो क्रोमोसोम है वो आई के आकार का दिखता है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक जो है वो उसमें एक भुजा अत्यंत छोटी होती है और दूसरी भुजा बड़ी होती है, अर्थात जो सेंट्रोमियर है वह किसी एक कोने पे लगा है। टीलोमियर के थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ चला जाए तो वो उसके वहाँ लगा रहता है। सब मेटासेंट्रिक अर्थात जो सेंट्रोमियर है वो बीच में ना होकर दूसरी जगह है। सब मेटा तो इस तरीके के क्रोमोसोम जो है जे और एल शेप के होते हैं। और मेटासेंट्रिक अर्थात सेंट्रोमियर की उपस्थिति जो क्रोमोसोम के बीचों बीच हो तो वो मेटासेंट्रिक कहलाता है। और इस तरीके के क्रोमोसोम जो है वो सामान्यतः वी आकार के दिखाई देते हैं। अगर मैं इस चित्र की बात करूं तो इस चित्र में हमको एक क्रोमोसोम की संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ हमने होमोजाइगस क्रोमोसोम कहा है। बीच वाला हिस्सा जो है दैट इज सेंट्रोमियर, क्रोमेटिन फाइबर जैसा हमने कहा कि वो होते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है, टीलोमियर पाया जाता है, सेटेलाइट बॉडी पाई जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें पाई जाती है। ये सामान्य संरचना जो है एक चित्र जिसके द्वारा हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। इसके आगे की स्लाइड्स में हम प्रत्येक जो संरचना है उसके बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम जो है उसके स्टडी करने के लिए हमको मेटाफेज अवस्था के क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। क्यों मेटाफेज अवस्था के क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है? क्योंकि हमने कहा कि वो अच्छे रूप से फैले रहते हैं, फिलामेंटस दिखते हैं, थिक होते हैं, तो इसके लिए वो होते हैं और वो हाईली कंडेंस उसके अंदर दिखते हैं। दूसरा, मेटाफेज अवस्था में होता क्या है कि वो दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो दिखते हैं, जो एक जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, अर्थात क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक दिखाई देते हैं। और हर क्रोमेटिड जो है उसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और एक दूसरे से वो सेंट्रोमियर के साथ जुड़े रहते हैं। वो बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, जैसा कि पिछले चित्र में हमने देखा था। आगे के चित्रों में भी हमको दिखाई देगा। सामान्यतः सेंट्रोमियर जो है वो एक मोती के समान की संरचना होती है, बट इंटरफेज अवस्था में भी कभी कभी दिखाई देते हैं। बाकी सामान्यतः इंटरफेज अवस्था में ये हमको प्रतीत नहीं होते या दिखाई नहीं देते। मेटाफेज क्रोमोसोम में दो लंबे आइडेंटिकल पार्ट में दिखता है क्रोमोसोम, क्योंकि वो हमको ऐसा लगता है कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के समान दिख रहे हैं। यहाँ हम जो हिस्सा देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, दैट इज़ क्रोमेटिन। ऑब्वियसली जो सेटेलाइट वाला हिस्सा है उसमें भी क्रोमेटिन है, खाली मैंने यहाँ रंग में परिवर्तन इसलिए डाला ताकि हम सेटेलाइट को पृथक कर सकें किससे, मेन बॉडी से। तो वो सारे हैं, दोनों जो हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से माइटोसिस की जो एनाफेज अवस्था आती है, क्योंकि जब हम एनाफेज की बात करते हैं माइटोसिस की या समसूत्री विभाजन की, तो हम कहते हैं कि सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ क्रोमेटिड जो है वो दोनों से पृथक हो जाता है और विपरीत दिशा में गति करने लग जाता है। और दोनों जब विपरीत दिशा में गति करते हैं तो जब कोशिका का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद उनके अंदर पुनः डीएनए का निर्माण होता है, तो वो अपने समान दूसरा बना लेता है। सिंथेटिक अवस्था में जो है वो एस फेज में जो है वो दूसरा डीएनए बना लेता है, तो वो होमोलोगस हो जाता है। जबकि नॉन सिस्टर की मैंने बताया कि दोनों अलग अलग से होते हैं। सेंट्रोमियर जो है मैंने कहा कि बीच में होता है, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क। किसी भी क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करना हो तो सेंट्रोमियर जो है एक बड़ी विशिष्ट भूमिका निभाता है। अर्थात सेंट्रोमियर जो है वो उस क्रोमोसोम में किस स्थान पे है, उस स्थान के आधार पे हम उस क्रोमोसोम का वर्गीकरण करते हैं। जैसे मनुष्य में हमने कहा कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, तो कौन सा पहला क्रोमोसोम है और कौन सा 23वां क्रोमोसोम है, वह सेंट्रोमियर की लोकेशन के आधार पर निर्भर करता है।
इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें जो है वो काम आती है उसके विभाजन के या उसके क्लासिफिकेशन के अंदर। जो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ काम आती है वो काम आती है भुजा, कि सेंट्रोमियर के बाद भुजा की लंबाई जो है उस क्रोमोसोम के क्लासिफिकेशन को या आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। सामान्यतः हम क्रोमोसोम में कहते हैं कि दो भुजाएं होती है, एक भुजा होती है पी, दूसरी कहलाती है क्यू। पी भुजा जो है वो अपेक्षाकृत छोटी मानी जाती है और क्यू भुजा जो है वो अपेक्षाकृत बड़ी मानी जाती है। पी और क्यू भुजा के आधार पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। अगर हम कहें तो उसके अलावा सेंट्रोमियर के अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन टीलोमियर पाया जाता है। वो टीलोमियर जो है वो टीलोमियर उस क्रोमोसोम का सबसे अंतिम सिरा होता है। वो अंतिम सिरा जो है वो क्रोमोसोम की लंबाई को मेंटेन करने में बड़ा मदद करता है। ये टीलोमियर काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी स्थायी होते हैं, लेकिन एक एंजाइम होता है जिसको कि हम कहते हैं टीलोमिरेज। टीलोमिरेज जो है वह एंजाइम जो है वो उम्र के साथ साथ इनकी लंबाई को या इनके आकार को कम करता रहता है। साथ में ये जो टीलोमियर जो है उसके अंदर हम कहते हैं कि ग्वानिन और थाइमिन जो दो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के वो अधिकता में से पाए जाते हैं और रिपीटेटिव लगातार इनकी एक सीक्वेंस पाई जाती है। तो इनका निर्माण जो है वो टी और जी बेसिस के द्वारा होता है। अगली संरचना क्रोमोसोम के अंदर अगर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को कई बार हम NOR भी कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका के साथ में कई बार जुड़ा हुआ रहता है। तो ये केंद्रिका के साथ जुड़ा रह रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, NOR। दूसरा, इनका आकार जो है इनका स्थान जो है वह निश्चित होता है। वह स्थान निश्चित होने के कारण किसी भी क्रोमोसोम के सेट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। प्लस ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है ये कुछ विशेष प्रकार के RNA के जीन्स जिनको कि 5.8S, 18S और 28S अर्थात स्वेडबर्ग 5.8 स्वेडबर्ग यूनिट, 18 स्वेडबर्ग यूनिट एंड 28 स्वेडबर्ग यूनिट जो है उसके राइबोसोमल RNA के निर्माण में मदद करते हैं और केंद्रिका के निर्माण की योगदान देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये केंद्रिका के पास में या केंद्रिका से जुड़े हुए पाए जाते हैं या न्यूक्लियस से जुड़े हुए पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और टीलोमियर का जो बीच का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम और सेट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम जो है वह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के कारण मेन बॉडी से विभक्त होता है और वो बाकी क्रोमोसोम एक पतले फिलामेंट के साथ में जुड़ा रहता है। आगे की तरफ जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है उसको हम सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पे भी विभक्त कर सकते हैं। उसमें से एक कहलाता है एसेंट्रिक, दूसरा कहलाता है मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। नाम से स्पष्ट है हमारे पास। एसेंट्रिक बिना सेंट्रोमियर का, मोनोसेंट्रिक जिसमें एक सेंट्रोमियर पाया जा रहा है, डाई दो और पॉलीसेंट्रिक। क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन जो है वो हम अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर भी बात करेंगे कि क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि पी और क्यू भुजा जो है वो क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, कौन सा 1 नंबर है और कौन सा 22 नंबर है, कौन सा 10 नंबर है। इसी प्रकार से सेंट्रोमियर है, हमने कहा कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक नाम के क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो क्रोमोसोम की संरचना के बारे में बात करना था। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो कि मैंने कंसल्ट की थी और आप भी चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ पुस्तकें हैं जेनेटिक्स की। वीरबाला रस्तोगी की किताब हिंदी में आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक इंग्लिश वालों के लिए जो है वो PK गुप्ता की किताब आती है, बड़ी अच्छी किताब है। एंड जो और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक D रॉबर्टिस की किताब है स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्रोमोसोम की संरचना के बारे में, वो किताब पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग किताबें हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ